डियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सक्रिय द्रव्यमान के बारे में कि सक्रिय द्रव्यमान वास्तव में होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सक्रिय द्रव्यमान से एक हमें बात लग रही होगी कि सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ किसी द्रव्यमान से है, कि किसी ना किसी द्रव्यमान से, अर्थात यहाँ द्रव्यमान की बात होगी, किंतु ऐसा वास्तविकता में कुछ नहीं है। सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ द्रव्यमान से बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यहाँ द्रव्यमान शब्द उपयुक्त हो रहा है, लेकिन प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ द्रव्यमान से नहीं है। सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ है सांद्रता से। किससे है? सांद्रता से। किससे? आपका सांद्रता से है। सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ किसी भी विलयन की सांद्रता से है। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। तो सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ होता है विलयन की सांद्रता से। देखिए, सांद्रता का फॉर्मूला साधारणतः क्या होता है आपका? मोल प्रति आपका आयतन, यही होता है आपका सांद्रता का साधारणतः फॉर्मूला, मोल प्रति आयतन। तो सक्रिय द्रव्यमान का भी क्या हो जाएगा फॉर्मूला साधारणतः इसी प्रकार। सक्रिय द्रव्यमान का भी क्या हो जाएगा आपका? मोल प्रति आयतन। मोल प्रति आयतन हो जाएगा। अब हम मोल को क्या लिख सकते हैं? मोल बराबर क्या होता है? भार अपॉन अणुभार। क्या लिख सकते हैं हम? भार अपॉन अणुभार लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ मोल के स्थान पे क्या लिख लेता हूँ? भार अपॉन अणुभार। यहाँ के लिख लेते हैं भार अपॉन अणुभार डिवाइड बाय आयतन, जैसा का वैसा। इसे हम नीचे डालेंगे भार अपॉन अणुभार गुणा क्या हो जाएगा आपका? आयतन। और ये आयतन किस में आना चाहिए आपका? लीटर में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? आयतन आपका लीटर में आना चाहिए। तो सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या बन गया आपका? भार अपॉन अणुभार गुणा आयतन, वो भी किस में? लीटर में। ये हो गया आपका लीटर में। किंतु यदि आपको आयतन दिया हो मिलीलीटर में, तो आपको क्या करना है? ऊपर की ओर 1000 का गुणा कर देना है बस। भार गुणा 1000, नीचे आ जाएगा आपका अणुभार इनटू क्या हो जाएगा आपका? आयतन, वो भी किस में हो जाएगा आपका? मिलीलीटर में। यदि लीटर में आयतन दिया है, यदि आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि यदि किसी आपका विलयन का आयतन दिया है 1 लीटर, तो आप ये वाला फॉर्मूला साधारणतः लगा लोगे। लेकिन यदि दिया है 500 मिलीलीटर, तब आप सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको लगाना होगा ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि आपको किस में दिया रहेगा? आपका जो आयतन है वो मिलीलीटर में दिया होगा। तो जब भी मिलीलीटर निकालने, मतलब मिलीलीटर में दिया रहेगा, तो आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करना है सक्रिय द्रव्यमान निकालने के लिए। और लीटर में दिया रहेगा तो सक्रिय द्रव्यमान निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। ओके, सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ होता है विलयन की सांद्रता से। सांद्रता को हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आपके गुरु कोष्ठक का। किसका उपयोग करते हैं? गुरु कोष्ठक का। उसी प्रकार सक्रिय द्रव्यमान को भी यदि हमें प्रदर्शित करना है तो किसका उपयोग करते हैं? हम इस गुरु कोष्ठक का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि मुझे कुछ बोल दिया किसी ने ए का सक्रिय द्रव्यमान लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे? ए। ऐसा क्यों? क्योंकि सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ है ये किससे? सांद्रता से। सांद्रता जैसी वैसी सक्रिय द्रव्यमान। लेकिन हमें इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? सांद्रता के स्थान पे हमें सक्रिय द्रव्यमान का उपयोग करना है। आपके इस चैप्टर में, केवल इस चैप्टर में हमें सांद्रता के स्थान पे सक्रिय द्रव्यमान का उपयोग करना है। जैसे कि किसी ने बोल दिया बी का सक्रिय द्रव्यमान लिखो, तो हमें लगाना है गुरु कोष्ठक। इसका मतलब होता है सक्रिय द्रव्यमान, और यहाँ जिसका हम सक्रिय द्रव्यमान लिख रहे हैं वो आ जाएगा बीच में। यदि मुझे सी का सक्रिय द्रव्यमान लिखने बोल रहा, तो मैं लगाऊंगा सक्रिय द्रव्यमान के लिए पहले ये वाला चिन्ह, और मुझे सी का सक्रिय द्रव्यमान लिखने बोल रहा है, इसलिए मैं सी को लग दूंगा गुरु कोष्ठक के अंदर। तो सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? सक्रिय द्रव्यमान कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से सांद्रता से संबंधित है। और इस चैप्टर में हमें सांद्रता के स्थान पे किसका उपयोग करना है? सक्रिय द्रव्यमान का उपयोग करना है। जिस प्रकार सांद्रता का फॉर्मूला मोल बटा आयतन होता है, उसी प्रकार सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला भी क्या होगा? मोल प्रति आयतन ही होगा। मोल प्रति आयतन को हमने तोड़े तो कितना प्राप्त होगा? भार अपॉन अणुभार गुणा आयतन लीटर में। किंतु यही यदि मिलीलीटर में दिया हो तो हम ऊपर किसका गुणा कर देते हैं? 1000 का गुणा कर देते हैं। और जिस प्रकार सांद्रता को गुरु कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार सक्रिय द्रव्यमान को भी गुरु कोष्ठक के भीतर ही लिखते हैं। देखिए, ये वाला फॉर्मूला होता है आपका मोलरता का। किसका फॉर्मूला होता है? आपके मोलरता का फॉर्मूला होता है भार अपॉन अणुभार गुणा आयतन मिलीलीटर में इनटू 1000। यही होता है मोलरता का। और मोलरता से भी जो मोलरता है वो क्या एक प्रकार का सांद्रता पद है।
वो कैसा है आपका सांद्रता पद है, बिल्कुल, इसलिए वो सक्रिय द्रव्यमान का भी क्या होगा फॉर्मूला होगा, क्योंकि सांद्रता क्या होती है एक प्रकार से हमारी सक्रिय द्रव्यमान ही होती है। तो ये हमने सीखा कि सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। अब हम देखेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के बारे में। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या होता है आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। देखिए इस नियम, यह जो नियम है वो किससे संबंधित है, सक्रिय द्रव्यमान से संबंधित है, इसलिए सक्रिय द्रव्यमान आपको समझाना पहला जरूरी था। तो सक्रिय द्रव्यमान आप सभी जानते क्या होती है, आपकी सांद्रता से संबंधित होती है। अब जो आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है वो किसने दिया था, वो दिया था दो वैज्ञानिकों ने, गुलबर्ग तथा वागे। ये दो वैज्ञानिक थे, गुलबर्ग तथा वागे। इन दो वैज्ञानिकों ने क्या दिया था, आपके द्रव्य अनुपाती क्रिया को नियम को दिया था, और ये नियम इन्होंने 18वीं शताब्दी के आसपास दिया था। किसके आसपास दिया था, 18वीं शताब्दी के आसपास दिया था। अब ये नियम क्या कहता है आपका कि किसी भी जो अभिक्रिया की जो दर रहती है, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की जो दर रहती है वो किसके अनुपाती होती है, वो होती है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल की। अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों, सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ सांद्रता, सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल कि क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, जिनकी जो घातें रहती है, जिनकी घातें संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण से दी जाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण से दी जाती है। यही क्या है आपका गुलबर्ग तथा वागे का द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कि किसी भी अभिक्रिया की यदि आपको दर लिखनी है तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल, जिनकी जो घातें होती है संतुलित रासायनिक समीकरण से दी जाती है। जैसे कि मैं एक अभिक्रिया मान लेता हूं, ये अभिक्रिया A प्लस B और ये साम्य अवस्था में है, अर्थात ये वाला चिन्ह का साम्य अवस्था C प्लस D, ये आपके अभिकारक है और ये क्या है आपके उत्पाद है। ये आपके अभिकारक है और ये क्या आपके उत्पाद है। और मैं मान लेता हूँ ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d क्या है, इनके कोएफिशिएंट अर्थात गुणांक। जैसे कि हम N2 प्लस 3H2 क्या देता है आपको, 2NH3 देता है। क्या देता है आपको, 2NH3। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ 1 हो गई, यहाँ b की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और यहाँ c की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो वही है ये स्मॉल c, स्मॉल b, स्मॉल a। किसी किसी अभिक्रिया में d दिया रहता है तो यहाँ d दिया रहेगा, तो इसके सामने जो भी लिखा होगा वो हो जाएगा उसका d। तो माना ये आपकी इस प्रकार से क्या दी हुई है, आपकी अभिक्रिया दी हुई है। क्या दी हुई है, अभिक्रिया दी हुई है। और इस अभिक्रिया की यदि मुझे दर लिखना हो, क्या लिखना हो, अभिक्रिया की दर लिखना हो, क्या लिखना हो, अभिक्रिया की दर लिखना हो, तो वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के। देखिए ये हमारे अभिकारक कौन कौन है, A है और B है, तो लिख दीजिए A और B। अभिकारकों अर्थात अभिकारक क्या थे, A और B थे। सक्रिय द्रव्यमान, अब देखिए सक्रिय द्रव्यमान को हमें प्रदर्शित करने के लिए इस गुरु कोष्ठक का उपयोग करना है। तो मुझे अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान को लिखना, मतलब अभिकारकों को इस कोष्ठक के अंदर लिखना होगा। अभिकारक कौन कौन है, A और B है, मतलब इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, कोष्ठक के अंदर लिखना होगा। तो ये हो गया अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल। गुणनफल का अर्थ होता है इनका गुणा हो रहा है। देखिए इनका क्या हो रहा है, वास्तव में गुणा ही हो रहा है, जिनकी घातें संतुलित रासायनिक समीकरण से दी जाती है। अब ये जो आपके अभिकारक के जो सक्रिय द्रव्यमान है, ये हो गया आपका A का सक्रिय द्रव्यमान, ये हो गया आपका B का सक्रिय द्रव्यमान, अर्थात ये टोटल हो गया आपका अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। अब इनके ऊपर क्या लगती है, कुछ घातें भी लगती है। अब वो घातें कौन सी लगेगी, जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण में, आपको पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, उसके बाद जो सामने आएगा यहाँ उसे लिख देना है। तो A के सामने क्या है आपका, A है, और B के सामने क्या है आपका, B है। तो यही होता है आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। ये नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया की जो दर रहती है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान गुरु कोष्ठक के गुणनफल
के बराबर होती है, जिनकी जो घातें होती है वो संतुलित रासायनिक समीकरण से दी जाती है। जैसे कि यदि मैं बात करूं ये वाले विक्रिया N2 + 3H2 gives you 2NH3, ये वाले विक्रिया की बात करूं, अब मुझे इस अभिक्रिया के लिए दर लिखना है तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा, दर अनुक्रमानुपाती आपके आ जाएंगे अभिकारक। अभिकारक कौन कौन है, H2 और N2 है, तो मैं लिख दूंगा N2 और क्या लिख दूंगा H2। उसके बाद सक्रिय द्रव्यमान के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ये वाला ये लगाना पड़ेगा ऐसा गुरु कोष्ठक, तो मैंने गुरु कोष्ठक भी लगा दिया। अब क्या आएगी, घातें आएगी A और B। A और B क्या आएगी, जो कि इस अभिकारक के सामने लिखी होगी। H2 के आगे क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और इस N2 के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है 1 लिखा है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इस अभिक्रिया के हिसाब से ये हो जाएगी आपका अभिक्रिया की दर, जो कि कौन बताता है, मैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम बताता है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम यही है कि किसी भी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होती है, जिनकी जो घातें होती है वो संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा की जाती है।